नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में। तो भाई दृष्टि बैच जो है बहुत पहले से स्टार्ट हो गया, आप सबको पता है, और इसके वन शॉट जो लेक्चर्स हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। आज किस क्लास की मैं बात करूं सर, आज आप क्या पढ़ाने वाले हो। तो भाई आज की हम बात करें तो आज हम एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज चैलेंज, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम। इस चैप्टर का आज हम वन शॉट करेंगे और हाँ याद रखना, मैं इस चैप्टर से एक एक चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ ज्यादा जो है समय नहीं देते, कम से कम वक्त में इस पूरे चैप्टर को जो है समझने की कोशिश करते हैं। मैं गारंटी से बोलता हूं कि इस चैप्टर से आपको एक एक चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बड़ी बात है। तो भाई यहां पर किसकी बात हो रही है? देखो, निर्धनता क्या है। सबसे पहले तो समझो कि भाई निर्धनता का मतलब क्या होता है, गरीबी क्या होती है। कि सर गरीबी तो वो है जो हमने देखी है सर, गरीबी वही है जो सर हम है, यही तो है गरीबी सर, यही तो गरीबी है जो हम हैं सर। ठीक है। तो अगर मैं गरीबी की बात करूं तो गरीबी क्या है सर, निर्धनता क्या है कि जब आप अपने जीवन में, है ना, जब आप अपने जीवन में जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे आज की हम बात करें सर, आपकी मूलभूत आवश्यकता क्या होती है। अब देखो, जब मैं मूलभूत आवश्यकताओं की बात करता हूं तो उसमें मैं बिल्कुल ही साधारण चीजों के बारे में बात करता हूं, है ना, यानी कि ऐसी चीजें जिनके बिना आपकी जिंदगी जो है वो खुशहाली में नहीं बीत सकती, आपकी जो आजीविका है वो अच्छे से नहीं कटेगी। भाई आप अपनी जिंदगी जीने के लिए जो भी आप करते हो, जो भी चीजें कर रहे हो, अगर ये मूलभूत चीजें आपके जीवन में ना हो तो शायद आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से नहीं जी पाएंगे, जिसमें आपका भोजन, घर, कपड़ा, अभी ऐसी चीजें जो होनी चाहिए, है ना। स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात करें, सफाई की हम बात करें, शिक्षा की हम बात करें, तो ये सारी आज के टाइम पर जो चीजें हैं वो एक किसी भी इंसान के पास, भारत में या फिर दुनिया में रह रहे किसी भी इंसान के पास होनी चाहिए। और अगर ये जो मूलभूत आवश्यकताएं या फिर मूलभूत सुविधाएं अगर ये नहीं है उसके पास, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि वो इंसान जो है वो निर्धन है, वो गरीबी के चपेट में आ चुका है। क्लियर हुआ ना? हाँ ना? फटाफट से बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई तो भैया वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा। अच्छा, फिर अगली लाइन में क्या बोला गया है कि भाई जो निर्धनता या गरीबी जो है, इसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है सर। आप देखोगे कि या तो उस जो इंसान गरीब है, जो इंसान निर्धन है, उसके पास कोई भी भूमि नहीं होगी सर, वो बेरोजगार होगा सर, है ना। परिवार का आकार बहुत बड़ा होगा, यह बहुत बड़ी समस्या है कि भाई परिवार का आकार बहुत बड़ा होगा, कमाने वाले बहुत कम होंगे, एक या दो कमाने वाले हैं, और खाने वाले, उड़ाने वाले ज्यादा होंगे, तो हो सकता है कि वो गरीबी के चपेट में आ जाए। फिर आप देखोगे यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिलती है सर, आपको यहां पर एक चीज और देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? खराब स्वास्थ्य देखने को मिलेगा। आप जितना भी झुग्गी झोपड़ियां देखते हो, वहां पर आपको सबसे ज्यादा बीमारियां दिखती हैं। जहां पर आपको बस्तियां दिखती हैं, झुग्गी झोपड़ियां दिखती हैं, वहां पर आपको सबसे ज्यादा जो बीमार लोग हैं वो आपको निकलते हुए दिखाई देंगे, है ना। वो एक तरीके से कुपोषण का शिकार होते हैं, उनको पोषण भर खाना जो है नहीं मिल पाता, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता उनको। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी जो चीजें आपको देखने को मिलेगा। प्लस आपको बाल श्रम देखने को मिलेगा। बाल श्रम का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति जो होता है, कोई भी बच्चा जो है वो 14 या 13 साल से कम उम्र का है, उससे जब काम करवाया जाता है, वो भी काम बेचारे मजबूरी में कर रहा है। तो ये सब जो है आपको कुछ, आपको यहां पर जब मैं गरीबी की बात करता हूं, कुछ आपको यहां पर मुद्दे गरीबी के दिखाई देंगे। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई जो सामाजिक विज्ञान जो हम अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसकी नजर से गरीबी क्या है सर। इसकी नजर से अगर हम गरीबी को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करें तो यहां पर क्या बोला जाता है, तो आप देखोगे कि सामान्यतः अगर मैं बात करता हूं सामाजिक विज्ञान के बारे में, तो सामाजिक विज्ञान की नजर से हम देखें तो यहां पर निर्धनता को आय से जोड़ा गया है, और दूसरी चीज है उपभोग से जोड़ा गया है कि भाई सामने वाले इंसान की आय क्या है, इनकम कितनी है, पैसा कितना है, और फिर वो इनकम के हिसाब से क्या करेगा, उपभोग करेगा। जब मैं उपभोग की बात करता हूं तो सिंपल सी बात है, जिस पे ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा पैसे खर्च करेगा। उपभोग का मतलब यह है कि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो अलग अलग चीजों में पैसा डालते हो, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो कोई भी भौतिक चीज हो, है ना, चाहे कोई भी एक नया, है ना, एक एक्सपीरियंस हो, है ना, तो इसके अनुभव हो कोई नया, है ना, तो उसमें जब आप पैसा खर्च करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी आय ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा कमा रहे हो, तो आप उपभोग भी ज्यादा करोगे। तभी तो आप देखते हो ना कि जो अमीर अमीर देश हैं, उनकी जो उपभोग क्षमता होती है वो हमसे ज्यादा होती है, उनकी जो परचेजिंग पावर जो होती है वो हमसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो कमा भी ज्यादा रहे होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, लेकिन यहां पे बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आय और भोग तक ही सीमित नहीं है। कुछ जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, कि भाई आय के अलावा भी और कई सारे कारक होते हैं। जैसे कि अशिक्षा की हम बात करें, क्या आपको देखने को मिलेगा जितने लोग गरीब हैं उनमें सबसे ज्यादा आपको अशिक्षा दिखाई देगी, उनका स्वास्थ्य आपको सबसे ज्यादा खराब मिलेगा, सबसे ज्यादा जो कुपोषण व्यक्ति जो है वो तुम्हें गरीबी में ही देखने को मिलेगा। जहां जहां गरीबी है वहां आपको ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो यहां पर दिखाई देंगी, और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता भाई, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है कम हो जाती है सर, और यहां तक कि उसके पास, है ना, साफ पानी, भोजन, या फिर आप देखो बोल सकते हो कि साफ पेयजल भी उसके पास उपलब्ध नहीं हो पाता ठीक से। तो ये सारी चीजें आपको जो है गरीबी में देखने को मिलेंगी। तो आप देखोगे यहां पर होता क्या, यहां पे आगे बोला गया है
कि सामाजिक अपवर्जन, एक टॉपिक है आपका सामाजिक अपवर्जन। सर सबसे पहले तो यहां पे शब्द आया अपवर्जन का। देखो सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या होता है कि समाज में एक ऐसा तबका है जो बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। जितनी भी सामाजिक, जितनी भी आर्थिक, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी सामाजिक और आर्थिक चीजों में उसको हमने अलग कर दिया है। बिल्कुल समाज से जो लोग हैं वो अलग हो चुके हैं सर, बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन में सिंपल सी बात है, होता क्या है सर कि जब किसी भी एक समूह को बिल्कुल समाज से अलग थलग कर दिया जाता है, चाहे वो सामाजिक चीजें हो, चाहे वो आर्थिक चीजें हो, कुछ भी हो, XYZ, जो भी सुख सुविधाएं हो, जो भी सांस्कृतिक चीजें हो, इन सब से एक समूह को, एक तबके को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन। तो आप देखोगे गरीबी के कारण आपको क्या देखने को मिलता है? गरीबी के कारण आपको यहां पर जनसंख्या में, जो भी हमारी जनसंख्या, एक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा एक भाग जो है, उसको एक तरीके से सामाजिक अपवर्जन से जूझना पड़ता है। अब जैसा आपने देखा होगा, जब शादियां, आपने आंखों से उदाहरण देखा होगा, जब आपके यहां पर शादियां होती हैं, ब्याह वगैरह होते हैं, कोई फंक्शन होता है, भंडारा वगैरह होता है, तो एक झुग्गी झोपड़ी वाले जो बच्चे होते हैं उनको साफ सफाई के लिए रखा जाता है, और अगर वो बीच में आ जाते हैं किसी भी फंक्शन में तो उनको भगा दिया जाता है ना। आपने बहुत ज्यादा अपने आंखों से होता हुआ देखा होगा आपने। अब ये क्या है सर? ये भी एक उदाहरण है सामाजिक अपवर्जन का, कि उन बच्चों की गलती क्या है भाई? जैसे बाहर के लोग आ रहे थे, जैसे कोई आपने देखा होगा जागरण वगैरह होता है, जागरण वगैरह होता है, सबको आने की परमिशन होती है। जब बेचारे जो गरीब बच्चे आते हैं, क्योंकि इनका पहनावा कुछ ऐसा होता है, दिख जाते हैं अलग से, है ना। आपने देखा होगा कि वो, आपको लगेगा कि भाई कहीं झुग्गी झोपड़ी से आए हैं, उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है सर, उनको भगा दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है सामाजिक अपवर्जन का, है ना। और यहां पे हो क्या रहा है कि जब एक गरीब आदमी को जो है जीवन की मामूली सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, है ना, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाता सर, गरीबी की वजह से। आपने अक्सर शादियों में, फंक्शंस में, है ना, जितने भी अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें आपने ये होते हुए बहुत ज्यादा ही देखा होगा। क्लियर हुआ ना? ये होता है हमारा सामाजिक अपवर्जन। अब यहां पे बोला गया है कि भारत में, अब भारत में दिक्कत क्या? भारत में एक चीज और है। भारत में एक गरीबी आपको क्यों देखने को मिलती है भाई? जाति, एक जाति प्रथा का जो एक तरीके से चलन रहा है हमारे भारत देश में, जो कि हमारे भारत देश का एक बहुत ही काला अध्याय के रूप में यहां पे दर्ज हो चुका है, कि हमारे भारत देश में अभी भी ये एक काला सच है कि अभी भी जाति प्रथा चलती है भाई। जाति के नाम पर जो है लोगों को, है ना, लोगों से जो है क्या किया जाता है? लोगों से एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जाति के नाम पर लोगों को एक तरीके से उनके साथ अन्याय किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो भारत में जाति के आधार पर आप देखोगे सामाजिक अपवर्जन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। खासकर मैं गांव की बात करूं, गांव में आप देखते हो कि जो बेचारे दलित भाई बहन जो है हमारे, उनके साथ में ये बहुत ज्यादा अपमान किया जाता है उनका, उनको इस चीज से बहुत ज्यादा ही जूझना पड़ता है। सामाजिक अपवर्जन से सबसे ज्यादा कौन जूझता है? अगर मैं बहुत सारे गरीबों को ले लूं, और उन गरीबों में बहुत सारे दलित भी हैं, तो दलित है और वो गरीब भी है बेचारा, तो वहां पर उसको सबसे ज्यादा जूझना पड़ता है। और गांव में आपको ये सब बहुत ज्यादा देखने को मिला होगा। जो आप देखोगे, जो हमारे दलित भाई बहन जो है, इनकी अगर मैं बात करूं, दलितों को समाज की जो है मुख्य धारा से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। उनको एक बोलते हैं ना कि नीची जात के नाम पर उनको, है ना, कि भाई तुम नीची जात की, ऊंची जात का। अरे भैया हम सब इंसान है पहले। नीची जात ऊंची जात तो बहुत बाद में आती है भाई। सबसे पहले हम क्या है सर? सबसे पहले तो हम इंसान है भाई। ये ऊंची जात नीची जात क्या होती है? ये जात प्रथा ये बनाई किसने है सर? ये जाति प्रथा जो है सब इंसानों की देन है भाई। कोई भगवान ऊपर से बना के गया था क्या? हम सब जो इंसान, हमारे संविधान भी तो ये कहता है कि हम सब बराबर हैं। लेकिन फिर भी समाज में आपको जो है एक तरीके से सामाजिक अपवर्जन जो है आपको, जो हमारे दलित भाई बहन जो है उनमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है भाई। उनके लिए, उनको बिल्कुल समाज की मुख्य धारा से जो है बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब क्या होता है भाई? अब पिछले जो हमने टॉपिक पढ़ा, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, फिर आता है असुरक्षा। अब सबसे ज्यादा यहां पे बोला जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे समुदाय हैं जिन पर एक तरीके से गरीबी में आने की जो है खतरा सबसे ज्यादा मंडराता है। मतलब ऐसे कौन कौन से समुदाय हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है कि वो भविष्य में गरीब हो सकते हैं या फिर गरीब होने वाले हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि जो भी हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जो एक बड़ा हिस्सा जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर आपको पता यह चलता है कि इन लोगों की क्या किया जाता है? इन लोगों को जो है एक तरीके से गरीबी से सबसे ज्यादा जूझना पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिन पर गरीबी का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे अल्पसंख्यक लोग। अल्पसंख्यक लोग कौन से होते हैं सर? अल्पसंख्यक लोग वो लोग होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। अब अल्पसंख्यक जो है वो भाषा के भी आधार पर हो सकता है, धर्म के भी आधार पर हो सकता है सर, किसी समुदाय के आधार पर भी हो सकता है। तो जो लोगों की संख्या कम है उनको हम बोलते हैं अल्पसंख्यक, ठीक है ना। जिन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बहुसंख्यक। समझो यहां पे। तो भाई यहां पर तीन लोगों की बात की गई है, एक तो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और तीसरा है हमारा अल्पसंख्यक। ये वो लोग हैं इन पर सबसे ज्यादा गरीबी का खतरा मंडरा रहा है। क्लियर हुआ ना? हाँ, मे भी हो सकता है कि भविष्य में इनको एक तरीके से गरीबी का सामना करना पड़े। क्यों सर ऐसा क्यों है? क्योंकि इसलिए है, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इनके पास भूमि नहीं है। इनके पास भूमि नहीं है। इनका एक ऐसा इतिहास रहा है जहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत कुछ सहा है सर।
अब इनके पास ना ही भूमि है, कुछ भी नहीं है इनके पास कुछ भी नहीं है सर। अब ऐसे लोग अगर नौकरी कर ऐसा इंसान अगर नौकरी कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, मान के चलिएगा उसकी नौकरी चली जाए, भविष्य में उसकी नौकरी चली जाए तो वो किसी काम का नहीं रहेगा भाई, वो गरीब हो जाएगा, तुरंत गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है सर। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सोचते हैं चलो ठीक है नौकरी चली जाएगी तो खेती तो है ही, खेती कर लेंगे। अब इनके पास तो कुछ भी नहीं है। आपने कोविड में देखा होगा, कोविड में ऐसे कितने जो लोग थे बेचारे जो गरीबी के चपेट में आ गए। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम पर लॉकडाउन लग चुका था। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे थे जो बेचारे भूखे भूखे सोए हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हो गई क्लियर, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा आंकड़े दे रखे हैं, आप थोड़ा सा ये डेटा देखोगे तो इस डेटा में आपको बहुत सारे आंकड़े देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा आपको गरीबी कहां दिखाई देती है? लगभग आप देखोगे ये प्रतिशत है, और आप देखोगे कि प्रति 100 पुरुषों में निर्धनताओं की संख्या है ना प्रतिशत में, तो आप देखोगे 43 इतने प्लस प्रति 100 में प्रति वर्ग की बात की जा रही है, प्रति 100 व्यक्तियों में 43 आप देखोगे अनुसूचित जनजाति से आते हैं, 29 अनुसूचित जातियों से आते हैं, फिर 22 आते हैं, है ना। औसतन जो भारतीय निर्धनता अनुपात है वो ये औसतन अनुपात ये है 22%, है ना। ये कब का डेटा है? 2011-12 का डेटा। ये अभी और कम हो गया। अभी की हम बात करें तो ये गरीबी जो है 13-14% रह गई है अभी। फिर आप देखोगे कि हमारे जो अनियमित कृषि श्रमिक है, जिनका काम नियमित नहीं होता, उनमें आपको 34 देखने को मिलता है प्रति 100 पुरुषों में। और फिर आप देखोगे कि अनियमित की हम बात करें तो आप इसमें 34% आपको दोनों में बराबर, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा डेटा देखने को मिलता है। अगर मैं औसतन बात करूं तो 100 में से 22 जो लोग हैं हमारे भारत में वो गरीबी की चपेट में। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब गरीबी रेखा के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये निर्णय कौन लेगा कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे ये क्या है सर, ये कोई ऐसा नहीं है कि रेखा खींच दी गई है, ये काल्पनिक रेखा है सर, है ना। एक काल्पनिक रेखा है जिससे नीचे जो लोग आ रहा है, हमने क्या किया, हमने कुछ पैरामीटर्स दे दिए सर, हमने कुछ कारक दे दिए हैं। अब अगर उन कारकों से, उन पैरामीटर से नीचे कोई आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि भैया ये जो इंसान है वो गरीब है, ये गरीबी की चपेट में, ये निर्धन है। और गरीबी रेखा का निर्धारण जो है किसके आधार पर किया जाता है सर? आय और उपभोग के आधार पर किया जाता है कि भैया अगर आपकी आय अच्छी है, आप पैसा वैसा खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब आप गरीब नहीं हो। अगर आपके पास कुछ मूलभूत सुविधाओं के लिए भी पैसा उपलब्ध नहीं है, आप अपना जो है पेट 2 टाइम का पेट भी नहीं पाल पा रहे, इतनी पैसे की कमी है आप में, तो इसका मतलब आपकी आय भी कम है और भोग भी कम है सर। तो उसके आधार पर हमने क्या किया, उसके आधार पर हमने एक रेखा खींच दी सर, उसके आधार पर हमने एक रेखा खींच दी। और रेखा कोई काल्पनिक रेखा है, मतलब इतनी अगर आपकी आय है, इतनी आय से आपकी कम आय है तो इसका मतलब आप गरीब हो, है ना। और आप देखोगे कि ये जो गरीबी रेखा है ये हर देश में अलग अलग होती है। आप देखोगे कि अलग अलग देशों में आपको गरीबी रेखा तय करने के अलग अलग आपको कारक देखने को मिलेंगे, अलग अलग पैमाने देखने को मिलेंगे। अलग अलग पैमाने के आधार पर अलग अलग देशों में गरीबी रेखा खींची जाती है। अगर मैं विश्व बैंक की बात करूं तो आप देखोगे कि विश्व बैंक के अनुसार जिस व्यक्ति को $1.9 से भी कम एक दिन में मिलता है, $1.9, $1 अभी कितने 90 रुपए का चल रहा है, 88-90 रुपए का चल रहा है। यानी कि मान के चलिए मोटा मोटा अगर कोई व्यक्ति डेली का 180-190 रुपए नहीं कमा रहा है, 170-180 रुपए नहीं कमा रहा है, उसका गुजारा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा से नीचे समझा जाएगा। यानी कि वो गरीब है कि अगर तुम एक दिन में $1.9 से कम में गुजारा कर रहे हो मजबूरी में आके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम गरीबी रेखा के नीचे हो, यानी कि तुम गरीब हो। वर्ल्ड बैंक के अनुसार आप देखोगे 2010 की रिपोर्ट जो है उसके अनुसार आप देखोगे भारत की लगभग 32.7% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा में आती थी। चलो सर, ये पूरा डेटा, ये पूरे आंकड़े दे रखे हैं, बहुत ही बढ़िया। आगे अगर मैं 2011-12 की बात करूं तो इसके डेटा, इसका जो डेटा है, उसके जो आंकड़े हैं, इसके अनुसार आप देखोगे कि यदि 5 लोगों के परिवार की आय जो है 4080 प्रति माह से कम है तो वो कितने से वो गरीबी रेखा में आएंगे। 5 लोगों का एक परिवार है और उनकी जो आय है ये तो बहुत कम है सर, 4080 रुपए में क्या ही होता है? आप बताओ क्या होता है? मतलब 4080 का मतलब समझ रहे हो ठीक से? मतलब ये एक तो 150 रुपए भी नहीं हो रहे, 130, 120, 130 रुपए हो रहे हैं, है ना। शहरी क्षेत्रों की बात करूं तो ये राशि बढ़ जाती है, 5000 रुपए हो जाती है। क्लियर हो ना? अच्छा, अब मैं उपभोग की बात करूं, यानी कि तुम क्या खाते हो भैया। उपभोग में पूरा जो आपका खाद्य वाद की चीजें जो होती हैं, जितना तुम खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो अपना पेट भरने के लिए, तो उसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया ग्रामीण क्षेत्रों में अगर तुम रहते हो, यानी कि गांव के क्षेत्र में रहते हो, तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब तुम्हें ज्यादा कैलोरीज चाहिए। अब समझो कि जब तुम कुछ खाते हो तो उस खाने से हमें कैलोरीज मिलती हैं, जो कि आपको क्या देती हैं? इसको, जो कि आपको पोषण देती हैं सर। उन कैलोरीज से क्या होता है? कैलोरीज से आप जो है एक तरीके से एक स्वस्थ जीवन जी पाते हो। तो हर खाने में कैलोरीज होती हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई गांव में व्यक्ति रह रहा है और गांव में अगर वो 2400 कैलोरी से कम जो है उपभोग करता है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब वो गरीबी की रेखा में आता है, गरीबी रेखा से नीचे आता है, यानी कि गरीब है वो। और शहरों में 2100 है। अब आप कहोगे सर शहरों में कम क्यों? शहरों में लोग जो है मेहनत नहीं करते, गांव के जो लोग हैं वो खेती वेती भी करते हैं, तो उनको ज्यादा खाने की जरूरत है। जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा भी खाएगा, है ना। यदि कोई व्यक्ति इससे कम ले रहा है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो गरीबी है, गरीबी रेखा में, ठीक है ना। 2100 और 2400, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब मैं बात करूं अगर कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले का जो है प्रतिशत गिरा है, बढ़िया, मतलब ये अच्छी बात है कि भाई जो गरीबी रेखा के जो नीचे थे, यानी कि जो गरीब थे, उनका जो प्रतिशत है
वो कमी आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी संख्या जो है इसमें बहुत बड़ी कमी नहीं आई है। अगर मैं 2004-5 के डेटा की बात करूं तो आप देखोगे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले संख्या कितनी है, 407 मिलियन, है ना। मे भी हो सकता है कि आपकी किताब में कुछ डेटा और दे रखा हो, अपनी किताब के अनुसार ही चलना। ये सिर्फ डेटा है, ये सिर्फ डेटा है, और डेटा हमेशा कभी गलत सही डेटा नहीं होता, डेटा हमेशा अपडेटेड या फिर अनअपडेटेड होता है, या तो अपडेटेड होगा या अनअपडेटेड होगा, आपकी किताब में जो दे रखा हो उसके हिसाब से चलना। जो 2011-12 में जो है घटकर कितना हो गया, 270 मिलियन हो गए, है ना, यानी कि कुल गिरावट जो है 2.2% की आई। तो समझो यहां पे कि गिरावट बहुत ज्यादा नहीं आई है, लोगों की संख्या तो कम हुई है, लेकिन अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो इतनी ज्यादा जो आपको यहां पर बहुत ज्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ ना। चलिए, तो आप देखोगे ना, अगर मैं निर्धनता के अनुपात की बात करूं, अनुमान की बात करूं, तो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। आपको देखने को मिलता है जैसे ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं, है ना, इनकी हम बात करें तो 50 है ग्रामीण क्षेत्रों का, शहरों में लोग कम गरीब होते हैं क्योंकि लोग अच्छा कमा रहे होते हैं भाई, क्योंकि गांव में भूमिहीन लोग बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर हुआ ना। हाँ, तो अब देखो यहां पे निर्धनता का अनुपात और निर्धनों की संख्या, अनुपात की मैं बात करूं तो यहां पे 50, 42, है ना, फिर 2011 में घट के कितना हो गया, 26, और शहरों में गरीबी 14% रह गई। लेकिन मैं निर्धनताओं की संख्या की बात करूं तो ये करोड़ों में 217, है ना, 217 मिलियन हो गई है ना, और जो कि 329 थी। संख्या में एक तरीके से आप देखोगे ना, आपको यहां पर बहुत ज्यादा कमी दिखाई नहीं देती, कम तो हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा कमी आपको जो है दिखाई नहीं देती। तो ये पूरा डेटा है, एक बार देख लेना, आपकी किताब में भी दे रखा है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आता है विभिन्न सामाजिक समूहों में निर्धनता। तो मैं सिंपल सी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग सामाजिक समूह में आपको अच्छी खासी निर्धनता देखने को मिलती है। और यहां पे मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, भारत की हम बात करें तो औसतन इतना है, 20-22% है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या पढ़ाना, आगे पढ़ाना, चलो ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये नया टॉपिक शुरू होगा, अंतरराज्यीय समानता। चलो कोई नहीं, इससे पहले मैं पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अंतरराज्यीय समानताएं सब हो तो गया ना। चलो काम, अरे नहीं नहीं, हाँ ये रह गया, निर्धनता का अनुमान रह गया। अच्छा, अब निर्धनता का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, निर्धनता का जो अनुमान लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है, तो आप देखोगे निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए हम एक रेशियो काउंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। अब हेड काउंट रेशियो क्या है कि जो गरीबी रेखा से गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, यानी कि जो गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, इसका मतलब वो गरीब है, तो इनका क्या अनुपात है, ये कौन बताता है हमें, ये हमारा हेड काउंट रेशियो बताता है कि कितने जो लोग हैं वो निर्धनता का जीवन जी रहे हैं, एक तरीके से निर्धनता रेखा से जो गरीबी रेखा है इससे नीचे आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। ठीक है सर। तो आप देखोगे कि अगर मैं भारत में निर्धनता की संख्या का अनुमान लगाने के पीछे अनुमान लगाऊं तो इसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। इससे हम एक तरीके से निर्धनता की संख्या पता करते हैं, कितने लोग निर्धन है, इनका अनुपात क्या है, इनकी संख्या क्या है, वो पता करते हैं। अच्छा, तालिका की हम बात करें, ये वाली तालिका है पूरा, इसमें आपको पूरा जो है हेड काउंट रेशियो देखने को मिलेगा, है ना, एक तरीके से, है ना। इस दौरान आप देखोगे उपभोग व्यय आधारित निर्धनताओं का जो अनुपात कितना है, 45 से गिरकर 37% हो गया है। ठीक है सर। हालांकि निर्धनों की संख्या जो है लगभग 40 करोड़ से रह गई है, जिससे निर्धनों का अनुपात और संख्या दोनों ही कम हो गए हैं। तो यहां पे वही बोला गया है कि अगर मैं हेड काउंट रेशियो की बात करूं, अगर मैं पता लगाना चाहूं कि कितने जो लोग हैं हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये जो पूरा रेशियो है ये कम हुआ है सर, घटा है सर, ये घटा है। और यहां पे पूरा डेटा दे रखा है, अगर आप तालिका देखोगे तो यहां पर आपको लगेगा, देखो यहां पे ध्यान से देखो फटाफट से, ये बिहार में 34 निकल के आता है सर, है ना, मतलब परसेंटेज है। फिर 16 ये निकल के आता है, उड़ीसा में 19 ये। अगर मैं औसतन बात करूं तो औसतन लगभग लगभग पूरे भारत की मैं बात करूं तो 15% रह जाता है। ये कब का डेटा सर, 2019-21 का डेटा है ये। क्लियर हुआ ना। हाँ ना, फटाफट से बताओ। यहां पर आपको जो है, यहां पर आपको 2019-21 की मैं बात करूं और 2011 का डेटा आप कंपेयर करोगे इससे, अगर आप 2011 के डेटा की तुलना करोगे तो अभी हमारे देश में जो गरीबी है वो बहुत कम हो चुकी है ना। 2019-21 की मैं बात करूं तो लगभग 15% आ चुका है ना। और अगर आप स्टेट वाइज लोगे, यानी कि अलग अलग राज्यों की देखोगे, तो अलग अलग राज्यों में आपको हेड काउंट रेशियो कितना दिखेगा, 34। 100 में से 34 जो लोग हैं गरीब है आज भी बिहार में, है ना। 16 इसमें, 19 इसमें। सबसे कम कहां पर है तो आप देखोगे तमिलनाडु में 2% है। और सबसे आगे कौन है सर, सबसे कम गरीबी कहां पर है सर, केरल में जो है सबसे कम गरीबी है।
केरल में जो है आपको सबसे कम गरीबी देखने को मिलेगी। तो यहां पर वही उसी डेटा के बारे में बताया जा रहा है, पढ़ लेना है उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम बात करेंगे अंतरराज्यीय समानताएं। अंतरराज्यीय समानताओं का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो अलग अलग राज्य हैं उनमें आपको गरीबी जो है, गरीबी का जो अनुपात है, जो हेडकाउंट रेशियो जो है, एक तरीके से क्या दिखाई देता है, एक तरीके से आपको असमान दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है आपको? असमान दिखाई देता है ना। यानी कि कोई जो राज्य है वो बहुत ज्यादा गरीब है, कोई बहुत, किसी में गरीबी है ही नहीं, 1% 2%। जैसे केरल की मैं बात करूं और एक तरफ मैं बिहार की बात करूं, तो बिहार और केरल में कितना अंतर है, सोच के देखो, है ना। तो यहां पे इसी चीज की जो बात की जा रही है, ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात। भारत में निर्धनता का एक और पहलू आयाम है, क्या है सर? प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यानी कि हमारे देश में असमानताएं बहुत है, और वो अगर आप राज्यों को आपस में तुलना करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं 1970 के दशक के प्रारंभ से एक राज्य स्तरीय निर्धनता से अत्यधिक कमी आई है, लेकिन यहां पे बोला क्या गया है भाई, सिंपल सा बोला गया है कि यद्यपि 1970 का अगर मैं डेटा देखूं और अभी का मैं डेटा देखूं तो आपको अच्छी खासी गरीबी में जो है कमी आते हुए दिखाई देगी, अच्छी खासी कमी जो है गरीबी में आती हुई आपको दिखाई देगी। निर्धनता कम करने के लिए क्या है भाई, निर्धनता कम करने में जो है सफलता की दरें विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। जैसे कि मैं कंपेयर करूं बिहार को और केरल से, केरल में अलग है, बिहार में अलग है भाई। बिहार में अगर मैं केरल की बात करूं तो आप देखोगे केरल के राज्यों ने इस पर बहुत, केरल जो राज्य है उसकी जो राज्य सरकारें हैं इन्होंने गरीबी कम करने में आप देखोगे बहुत ज्यादा मेहनत की है, और वहां पे आपको रिजल्ट भी दिखते हैं। एक तरफ बिहार देख लो, अभी भी आपको जो है 30 से 14% जो यहां पे लोग जो है गरीब मिलेंगे, हेड काउंट रेशियो बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी मैं केरल की बात करूं, है ना, और मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो यहां पर आपको ऐसे ऐसे राज्य मिलेंगे जिन्होंने पूरी तरह से अब निर्धनता खत्म कर दी है ना। ये 1% भी शायद अब खत्म हो गई होगी, है ना। तमिलनाडु देख लीजिए, है ना, दिल्ली खैर हमारे देश की राजधानी है तो दिल्ली में भी आपको गरीबी कम देखने को मिलती है। बाकी अगर आप देखोगे जैसे जैसे आप दक्षिण भारत में बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको गरीबी थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी। क्लियर हुआ? हाँ या ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। तो आप देखोगे 2019-21 के दौरान की मैं बात करूं, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में जो हेडकाउंट रेशियो का प्रतिशत जो है वो कम हुआ, यानी कि गरीबी जो है वो कम हुई है। अच्छा, अगर मैं वैश्विक निर्धनता की बात करूं, यानी कि अभी तक तो मैं अंतरराज्यीय निर्धनता की बात कर रहा था, अब मैं वैश्विक निर्धनता की बात कर रहा हूं, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो आप विकासशील देशों की तुलना में आप देखोगे, विकासशील देशों की तुलना करने के लिए आप देखोगे अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे कि मैं बात करूं विश्व बैंक गरीबी रेखा के लिए जो है एक समान मानक दिया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि देखो ये अपडेटेड डेटा आपका, कि भाई जो भी, है ना, 2.15 से कम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की न्यूनतम उपलब्धता प्रयोग करता है, यानी कि आप देखोगे जो अपना गुजारा $2.15 से कम में कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है सर? वो गरीब है। पहले वाला डेटा अपडेटेड नहीं था, ये अपडेटेड डेटा है। विश्व बैंक की जो परिभाषा है इसके अनुसार आप देखोगे कि 2.15 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले, यानी कि जीवन व्यतीत करने वाले जो लोग हैं वो क्या है सर? वो देखो, वो जो डेटा था वो अपडेटेड नहीं था, वो जो डेटा था अपडेटेड नहीं था, ये अपडेटेड डेटा। $2.15 से कम में जो गुजारा कर रहे हैं वो क्या है सर? वो एक तरीके से गरीब में आते हैं, है ना। और आप देखोगे 16.27% से गिरकर कितना हो गया सर? ये जो डेटा है 2019 में 9.05% रह गया। यानी कि यहां पर जो डेटा था जो हमारे विश्व बैंक ने निकाला था, तो आप देखोगे ना, ये 2010 में कितना था? 16.27% था, जो अब कितना रह गया सर? अब रह गया 9.05%। तो यानी कि अब जो विश्व बैंक कह रहा है कि भाई ये $2.15 से कम में जो गुजारा कर रहे हैं ऐसे लोगों की संख्या कम हो गई है। कितनी सर? 16.27 से गिरकर कितनी रह गई? 9.505। क्लियर हुआ ना? हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ ठीक है। अब ना मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, एक आपको डेटा दिखाता हूं। ये डेटा देखो, फटाफट से डेटा देखो, ये वाला आप देखोगे प्रतिदिन $2.15 से कम पाने वाले की संख्या, और जितने भी आपको देश है ना, देखो नाइजीरिया ये अफ्रीका का देश है, बांग्लादेश एशिया का, भारत, पाकिस्तान, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सारे जो देश आपको मैक्सिमम दिखाई दे रहे हैं वो आपको अफ्रीका के दिखाई देंगे, और एक तरीके से आप अफ्रीका के और एशिया के दिखाई देंगे। आप देखोगे ना कि यहां पर प्रतिदिन 2.15 से कम पाने वाले देशों की संख्या में आप देखोगे नाइजीरिया में 30.9% है, बांग्लादेश में 9.6%, भारत में 11 है। सोच के देखो, बांग्लादेश भी आ गया भाई, है ना। बांग्लादेश से ज्यादा तो गरीब हमारे देश में। पाकिस्तान में 4.9, चीन में 0.1, और चीन में अभी गरीबी को बिल्कुल खत्म भी कर दिया। चीन का आप देखोगे ना, चीन में गरीबी खत्म हो चुकी है। ब्राजील में 5.8, फिर इंडोनेशिया में 2.5, फिर श्रीलंका में 1.0। तो यानी कि आप देखोगे भारत में भी अभी 2021 की हम बात करें तो अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं, 11.9% जो लोग हैं वो अपना गुजारा $2.15 से कम में कर रहे हैं, है ना। यानी कि आप देखोगे ना 90, 180, हाँ लगभग $200 डेली का मान लो आप, है ना। $200 आप डेली का मान लो, है ना। $200 डेली से कम में गुजारा कर रहे हैं लोग, ठीक है सर। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा डेटा देखोगे, डेटा थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। यहां पर ये पॉपुलेशन दे रखी है भाई करोड़ों में, ठीक है। और ये जो है हमारे आपको
साल दे रखे हैं 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030। अब यहां पे आप देखोगे कि यहां पर देखो गरीबी सबसे ज्यादा कम कहां हो रही है, तो एशिया में, पूर्वी एशिया की हम बात करें, यहां पर गरीबी आपको तेजी से कम होती दिखाई देगी। 1990 में यहां पर इतनी गरीबी थी 1800, है ना, ये एक तरीके से 18 करोड़ जो लोग थे वो गरीब थे, है ना। आप सोच के देखो, यहां पे ये 1990 का डेटा है, 1990 में ये स्थिति थी। अब आप देखोगे तेजी से गरीबी जो है कम होती जा रही है ना। तो अपना जो ये ऑरेंज वाला जो है ये तेजी से कम हो रहा है, यानी कि पूर्वी एशिया के जो देश हैं यहां पर गरीबी कम हो रही है। वहीं अगर मैं बात करूं जो सब सहारा अफ्रीका जो है, अफ्रीका का जो सब सहारा वाला जो हिस्सा है, वहां पर आप देखोगे कि गरीबी कम होने की वजह हल्की सी बड़ी और है। देखो ध्यान से देखो फटाफट से, और इनका जो डेटा, इनके जो आंकड़े हैं कम हुए ही नहीं है सर, ये पहले भी गरीब थे और अब और ज्यादा गरीब हो गए हैं सर। बाकी का अगर आप देखोगे कि बाकी के जो देश हैं, बाकी दक्षिण एशिया की मैं बात करूं, है ना, मध्य पूर्व उत्तर अफ्रीका की मैं बात करूं, तो यहां पर आप देखोगे जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको गरीबी थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि यहां पर इन देशों में बिल्कुल गरीबी कम हो जाएगी। लेकिन सब सहारा वाले जो देश हैं इनमें अभी भी गरीबी जो है कम होने की बजाय थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है ना। तो यहां पर यह डेटा जो है पूरा बताया गया है, ये पूरा जो डेटा है जो यहां पर आपको पूरा डेटा जो है पूरा प्रॉपर तरीके से यहां पर एक्सप्लेन भी किया गया है। क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अलग अलग राज्यों की बात करूं तो यहां पर पूरा डेटा दे रखा है। जैसे मैं बिहार की बात करूं, आप पढ़ लेना, देखो पूरा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पूरा जो यहां पर लिखा हुआ है आपको पूरे पीडीएफ नोट्स जो है हमारे चैनल पर हमारे जो ऐप है हमारा, उस पर आपको पूरा जो इसकी पीडीएफ वगैरह शेयर हो जाएगी। आपको कुछ नहीं, ऐप पे जाना है, ऐप पे जाके आपको इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो सर्च करना है, दृष्टि बैच डालकर, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो 33.7% बिहार में थी और उड़ीसा में 32.6% थी, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और जो अलग अलग राज्य हैं यहां पर जो प्रति राष्ट्रीय स्तर जो है वो कम है एक तरीके से, यानी कि आप देखोगे गरीबी जो है यहां पर कम आई है, ठीक है ना। तो आप गरीबी की हम बात करें तो केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे देशों में राज्यों में गरीबी बहुत कम हुई है। केरल में 7% थी जो घटकर कितनी रह गई? 1%, है ना। 1% आज के टाइम पर जो केरल की हम बात करें ये 7% से घटकर 1% रह गई है। तो यहां पर अलग अलग राज्यों को जो है कंपेयर किया गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं भैया, बहुत ही आगे हम बात कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। हाँ, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, गरीबी के कारण। गरीबी के कारण के बारे में बात कर लेते हैं। गरीबी आई क्यों थी, गरीबी का कारण क्या है? तो यहां पे सिंपल सी बात है, गरीबी का कारण क्या है। देखो जब हम भारत देश आजाद हुआ तो ऑलरेडी हम गरीब थे। अंग्रेज हमें जो है क्या कर रहे थे? निचोड़ के गए थे। अंग्रेज जो है हमें बिल्कुल निचोड़ के गए थे। पहली चीज ये हो गई, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि गरीबी का सबसे पहला कारण यह था कि जब हरित क्रांति ने विस्तार लिया, काफी तरक्की की, लेकिन यह भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रही। जैसे आप देखोगे ना, हरित क्रांति जब शुरू हुई थी तो यहां पर किसानों को फायदा दिया गया। उस टाइम आप देखोगे एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि हमारे देश में जो जमीन का बंटवारा था वो समान नहीं था। जमीन को लेकर बहुत बड़ा मसला था और उसका सिंपल सा मतलब यह था कि हमारे, अगर आप पूरी हिस्ट्री आप उठा के देखोगे कि जो ऊंचे तबके के लोग हैं इन्होंने ही जमीन को कंट्रोल किया है। जमींदारी सिस्टम की हम बात करें, कुछ भी आप ले लो, हमारे देश में आपको भूमिहीन मजदूर बहुत दिखेंगे। तो एक तरीके से जो जमीनों का सुधार था, भूमि सुधार जो थे वो ठीक से हो नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि जब सरकार ने कोशिश की हरित क्रांति को लागू करने की, तो हरित क्रांति का जो फायदा है वो कुछ ही राज्यों को मिल पाया। जैसे मैं पंजाब की बात करूं, जैसे कि मैं हरियाणा की बात करूं, जैसे मैं उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, जैसे कि मैं कुछ हिस्सा जो है गुजरात का, तो यहां पर ही हरित क्रांति का फायदा हुआ। और दूसरी जगह पर आप देखोगे, दूसरे राज्यों में आप देखोगे हरित क्रांति का उतना फायदा नहीं मिल पाया। तो आप देखोगे ये जो राज्य थे जिनको फायदा मिला हरित क्रांति का, तो उनमें तो आय में सुधार हुआ, लेकिन बाकी के राज्य जो हैं वो बेचारे इसका फायदा नहीं उठा पाए, है ना। फिर दूसरी चीज यहां पे बोली जा रही है कि जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें रोजगार के अवसरों का जो है एक तरीके से उचित मात्रा में सृजन नहीं हो पाया, ना द्वितीय क्षेत्र में और ना ही तृतीय क्षेत्र में। कहने को तो अगर मैं सकल घरेलू उत्पाद की बात करूं तो उसमें तृतीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का बहुत अच्छा खासा यहां पे कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं, सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर मैं नौकरी देने की बात करता हूं, रोजगार देने की बात करता हूं, तो द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में एक अच्छे तरीके से आप देखोगे कि यहां पर बहुत अच्छे तरीके से रोजगार का सृजन नहीं हो पाया। अभी भी ज्यादातर जो लोग हैं वो भी अभी खेती ही कर रहे हैं, और खेती में जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग खेती कर रहे हैं। तो हमारा जो द्वितीय क्षेत्र है जहां पर एक तरीके से विनिर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और तृतीय क्षेत्र जहां पर सेवाएं दी जाती हैं, वो नौकरियों का सृजन कर ही नहीं पा रहे। इससे हो ये रहा है कि अब देखो जो लोग गांव में क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और ये जो लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, अकुशल श्रमिक हैं, जब ये शहर में आते हैं नौकरी करने की तलाश में, अब क्योंकि इनको पगार कम मिलती है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कम पैसों में काम करना पड़ता है, तो ये शहरों में गरीबों की जिंदगी जो है जीते हैं। शहरों में क्या करते हैं, शहरों में गरीबों की जिंदगी जीते हैं। अच्छा, और क्या क्या है गरीबों का, और गरीबी का कारण देखते हैं। भारत में गरीबी का एक और मुख्य कारण क्या है सर? आय में असमानता। आप देखोगे भारत में आय में असमानता बहुत मिलेगी। कुछ जो लोग हैं उन पर बिल्कुल भूमि नहीं है,
कुछ जो लोग हैं उनमें उनके पास बहुत ज्यादा भूमि है। भूमि सुधार जो किए गए, भूमि सुधार के जो प्रयास किए गए थे, उसके बावजूद भी भूमि सुधार कहीं कहीं जगह पर ही हो पाया। अभी भी आप देखोगे कि भूमि आपके गांव में, आप देखना कभी, आप गांव में देखना, कभी जाना, पूछना उनसे कि गांव का जो ज्यादातर हिस्सा है, गांव की जो जमीन है ज्यादातर, वो कुछ ही लोगों के हाथ में होगी। 100 बीघा, 150 बीघा, 150, 200, 250, 500 बीघा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे इन पे 1 बीघा 2 बीघा भी जमीन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आजाद हुए तो सरकार ने सोचा कि चलो हम भूमि सुधार करते हैं, भूमि का वितरण ठीक तरह से करते हैं। जब भूमि का वितरण ठीक तरीके से हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब ये होगा कि सबके पास जमीन होगी, लेकिन भूमि सुधार ठीक से हो ही नहीं पाए और एक बड़ा तबका किसानों का भूमिहीन रह गया। और यहां तक कि आप देखोगे ना, गरीबी के लिए जो, यहां तक कि आप देखोगे हमारा जो सामाजिक और एक तरीके से सांस्कृतिक पहलू है ना, ये भी जिम्मेदार है। हमारी जो भारत देश की जो संस्कृति रही है ना, हमारी जो संस्कृति रही है, आपने देखा होगा कि हम शादियों में कितना खर्च करते हैं भाई। अब सोच के देखो, हम शादियों में कितना पैसा खर्च कर देते हैं। लोग यहां पर जो है शादियों के लिए लोन लेते हैं भाई। हमारे एक जान पहचान के हैं, वो उन्होंने शादी के लिए 30-40 लाख का लोन लिया, क्योंकि तुम्हें ऐसे लोगों को खुश करना है, ऐसे लोगों को दिखावा करना है जो तुमसे जलते हैं। जब वो तुम्हारी शादी में आएंगे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, अरे भाई कितना बढ़िया है, अरे जलेंगे तुमसे। तुम्हें ये करना है भाई, तुम्हें शो ऑफ करना है भाई। आप देखोगे एक आम आदमी जो है, एक आम भारतीय जो है, वो शादी विवाह की मैं बात करूं या फिर जो अलग अलग अनुष्ठान होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा खर्च करता है। इससे क्या होता है सर? इससे होता यह है कि लोगों पे कर्जा हो जाता है और उनकी बचत पर बहुत असर पड़ता है। सोच के देखो, शादी ब्याह के लिए या फिर अलग अलग जो अनुष्ठान होते हैं उनके लिए जो है लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं सर। अच्छा, अब है यहां पर गरीबी दूर करने के के उपाय। अब देखो, हमने प्रॉब्लम की बात कर ली, गरीबी के कारण देख लिया हमने। अब गरीबी कैसे दूर की जा सकती है सर, इसके हम कुछ उपाय देख लेते हैं। गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, इसके हम कुछ उपाय देख लेते हैं। तो देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं, गरीबी दूर करने के लिए हम 2 लक्ष्य ले सकते हैं सर। 2 लक्ष्यों पर काम करते हैं। पहला जो लक्ष्य होता है वो होता है सर आर्थिक समृद्धि, और दूसरा लक्ष्य होता है हमारा क्या? गरीबी उन्मूलन है, लक्षित गरीबी उन्मूलन। इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम आर्थिक समृद्धि के बारे में। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि देश की जो अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ेगी, देखो आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी कि जब हम आर्थिक रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा, है ना, उद्योग क्षेत्र बढ़ेगा, सेवा क्षेत्र बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, और लोगों की आय भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि उससे लोगों को काम मिलेगा। तो देखो, ये जो चीज है बहुत लंबे समय के लिए, मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कल रातों रात ये सब ठीक हो जाएगा, इसको होने में समय लगेगा। आने वाले 20-25 साल 30 साल लग जाएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पे बात फिर आगे ये बोली गई है कि जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और जब अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो गरीबी कम होने लगेगी। उदाहरण के लिए आप देखोगे, हरित क्रांति शुरू हुई थी भाई। अब हरित क्रांति का जो असर है वो 20 साल बाद दिखा, है ना। औद्योगिक विकास हो रहा है, हमारा जो सेवा क्षेत्र है इसका भी धीरे धीरे आपको विकास देखने को मिलेगा। ठीक है सर, लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा हम बोलते हैं लक्षित गरीबी उन्मूलन। इसमें क्या होता है? इसमें आप देखोगे, इसमें सीधे गरीबों को मदद दी जाती है। अब ये तो आप देखोगे ना, जैसे इसकी मैं बात करूं तो इससे तो पूरे देश को कहीं ना कहीं, ये पूरे देश को आगे बढ़ा रहा है। इसमें गरीब अमीर का भेदभाव नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर मैं लक्षित गरीबी उन्मूलन की बात करूं तो उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना किसी चीज को, कि यहां पर उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो सच में गरीब है, सीधे गरीबों पर ही काम किया जाता है। यानी कि सरकार जो है ऐसी ऐसी योजनाएं बनाती है ताकि हमारे जो देश पे जो गरीब लोग हैं सीधा सीधा उनको मदद मिले। यहां पर यह लक्ष्य नहीं होता कि पूरी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, बल्कि यहां पर लक्ष्य यह होता है कि जितने जो गरीब लोग हैं उनको सीधे सीधे इन सारी योजनाओं का फायदा पहुंचे। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, मनरेगा बोलते हैं इसको, पहले नरेगा बोलते थे, अब बाद में नाम बदल के इसको मनरेगा कर दिया गया था। इसमें आप देखोगे 100 दिन का सरकार बोलते हैं कि हम तुम्हें 100 दिन का रोजगार देंगे। अगर हम तुम्हें 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाते तो हम तुम्हें 100 दिन का रोजगार भत्ता देंगे, और जितने भी गरीब परिवार हैं उनमें कम से कम एक व्यक्ति को जो है यहां पर काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, कि भाई गरीबों को घर दिया जाएगा। फिर यहां पे स्टार्ट किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसमें आप देखोगे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। फिर यहां पर आप देखोगे एक योजना शुरू की गई थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं पीडीएस। इसमें क्या होता है? पीडीएस में होता है, आप सबके पास राशन कार्ड वगैरह होंगे, राशन कार्ड पीले कलर का होता है, पता नहीं कैसा होता है, मैंने इस्तेमाल किया एक बार चलो ठीक है। तो राशन कार्ड की मैं बात करूं तो आप देखते हो ना, राशन कार्ड लेके जाते हो और फिर तुम्हें सस्ते में चीनी मिल जाती है, सस्ते में मिट्टी का तेल मिल जाता है, गेहूं मिल जाते हैं, चावल मिल जाते हैं, बहुत ही रियायती तौर पर 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। तो वो कैसा होता है? वो किससे होता है? वो हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से होता है, जहां पर सरकार जो होती है वो ऐसे लोगों को सस्ते में खाने पीने की चीजों का वितरण करती है, जो गरीब लोग गरीब लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, जो खाने पीने की चीजों को सस्ते में देती है ना। मनरेगा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्लियर हुआ? हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ ना? हाँ। और धीरे धीरे, क्योंकि देखो यहां पे समझो, यहां पे कि अगर आप 1980 से 1990 की बात करो और यहां फिर अभी 1990 से अभी तक की आप बात करो, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।
इस टाइम आप देखोगे अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो एवरेज आपको औसतन 6% की वृद्धि आपको हर साल देखने को मिलेगी, 6, 6.5, 7%, जो कि कम है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि चाइना ने तो 10% की वृद्धि भी की है। हमारी अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो 6%, 6.5%, 7%, 8% भी आपको दिखेगी। एवरेज की हम बात करें, औसतन की हम बात करें, 6-7% आपको दिखाई देगी। तो जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप देखोगे इन लोगों को भी आपको मदद मिलेगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे और भी कई सारे जो योजना है वो सरकार ने लागू की, जैसे आप देखोगे ना प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ना, ग्रामीण रोजगार सृजन है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, इन सभी कार्यक्रमों को आप देखोगे बाद में नरेगा का ही नाम दिया गया। मतलब आप देखोगे ये सारे जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे उसको बाद में नरेगा में ही जोड़ दिया गया। अब इससे हुआ क्या, इससे सबसे बड़ी दिक्कत जो है सुलझ गई कि जिन गांवों से बहुत ज्यादा पलायन देखने को मिलता था वो पलायन बंद हो गया सर, मतलब पलायन कम हो गया। अब जो, क्योंकि लोगों को गांव में ही काम मिल रहा है सर। अब इससे क्या हुआ, इससे जो पलायन हो रहा था, अब पलायन अच्छा थोड़ा ना होता, आप सोच के देखो जितने भी गरीब लोग हैं शहरों में जाके बस जाएंगे, इससे क्या होगा सर, शहरों का बोझ बढ़ेगा। इससे आप देखोगे शहरों में और ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां बनेंगी। तो सबसे बढ़िया फायदा क्या हुआ नरेगा का, नरेगा का सबसे अच्छा फायदा ये हुआ कि उनको घर ही घर में काम मिल रहा है सर। उनको 100 दिन का रोजगार का वादा मिल रहा है सर। 100 दिन के अलावा बाकी की जो बचे वो देना है, उनमें वो कुछ और काम ढूंढ लेंगे भाई, लेकिन कम से कम 100 दिन का वादा तो दिया सरकार ने, और 100 दिन का वादा पूरा भी नहीं हो पाता तो उनको पैसा भी मिलेगा। तो सरकार ने भी बहुत ज्यादा क्या किया, प्रयास किए ताकि हमारे गरीबी का उन्मूलन हो। ठीक है ना। इसी के साथ हमारा पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हुआ। आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।